घोसी संघ फरीदपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल बनने लगा है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण विधायकों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ जो ऑफर दिए गए उस पर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो एक समय पर अखिलेश यादव को ये सलाह दे रहे थे कि आप मुस्लिमों के बड़े हितैषी बनते हैं, आप मुस्लिम कोई उप मुख्यमंत्री बनाइए या मुख्यमंत्री बनाइए अगर उनकी आप इतनी ही पैरवी करते हैं। और अब कह रहे हैं कि अब ब्राह्मण विधायकों की पैरवी कर रहे हैं तो उनके 300 करीब विधायक उतार दीजिए, 300 प्रत्याशी उतार दीजिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास सहयोगी अमन सर से कि ओम प्रकाश राजभर के बदले बदले सुर जो बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहे हैं तो भाजपा के नेता लेकिन एनडीए नेता के तौर पर बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। ये आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओपी राजभर बिल्कुल समय समय पे अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। कभी बीजेपी के बिल्कुल मुखर समर्थक हो जाते हैं, कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी के विरोध में उतर जाते हैं। और ये मिलीजुली जो उनकी पर्सनैलिटी है राजनीति के तौर पर देखा जाए तो उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठते रहते हैं कि भाई अपनी राजनीति को वो किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देखेंगे अभी भी जिस तरह चुनाव में अपने आप को लेकर तमाम सारे दावे वो करते हुए दिखाई देते हैं। कभी मुख्यमंत्री बनने की बात कह देते हैं, कभी बिहार में सीटें मांगने की बात कह देते हैं, कभी दिल्ली में सीटें मांगने की बात कह देते हैं। लेकिन बीजेपी उनको सिरे से नकारती हुई नजर आती है, खारिज करती हुई नजर आती है। अभी भी आप देखेंगे जिस तरीके का मामला ब्राह्मण जो विधायक थे उनको लेकर चल रहा है तो उसमें भी वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई अगर इतनी हमदर्दी सपा को ब्राह्मणों से है तो मुख्यमंत्री का चेहरा उनको अनाउंस कर दें, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। लेकिन ओपी राजभर यही बात क्या बीजेपी को कह पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि बड़बोले नेता के तौर पर देखे जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से चर्चाएं आम हो जाती है। और यहाँ पर भी ओपी राजभर ने जिस तरह से ये बात कही है उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या वो बीजेपी को खुश करना चाहते हैं। घोसी उपचुनाव जो होने वाला उस सीट के ऊपर अपने बेटे की दावेदारी के लिए बीजेपी का समर्थन चाहते हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें क्योंकि अमूमन बीजेपी की तरफ या बीजेपी के लिए ओपी राजभर बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आते। लेकिन अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उपचुनाव में घोसी में होने वाला आने वाले दिनों में उसमें अपने बेटे की सीट पक्की करने के लिए क्या वो बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह सीधे तौर पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को वो चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे ये समझ में आता है कि ओपी राजभर अपने आप को पूर्वांचल में और खासकर बीजेपी के साथ में अब मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि एकला चलो कि इस समय उनकी रणनीति हो नहीं सकती। अभी भी आप देखेंगे उनका जो जनाधार बना है वो दूसरे दलों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए बना है। ऐसे में अगर बीजेपी से भी उनका हाथ छूट जाता है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ सकती है। बिल्कुल साफ है। लेकिन अगर कहीं समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की इन बातों को सीरियस ले लिया और ब्राह्मण विधायकों की संख्या पर गौर किया कि हमें इस पर संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था जब अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव कन्नौज से जीते थे और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से पीछे हटे थे और करल सीट से इस्तीफा दिया था तो चर्चा इसी बात की थी कि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। तो अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे यानी माता बाबा को आगे किया था जो ब्राह्मण चेहरे हैं। और बीजेपी इस फैसले से हैरान हो गई थी। और इस बार का भी जो यूपी विधानसभा सत्र रहा इसमें हमने को देखने को मिला कि जो बीजेपी और सपा के बीच बयानबाजी थी वो उतनी तीखी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। यानी बीजेपी भी ब्राह्मण नेताओं को सम्मान दे रही है, जानते हुए भी कल को हमारे साथ आ सकते हैं। और भविष्य में अगर कभी अखिलेश यादव ने ऐसा फैसला ले लिया सर तो इससे बीजेपी के लिए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो राजभर का कहीं ये दावा गलत ना हो जाए। जाहिर बात है क्योंकि जिस तरह की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं ऐसा लगता है चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश यादव को। लेकिन देखिए राजनीति में तमाम चीजें होती हुई दिखाई पड़ती है। जैसा आपने माता प्रसाद पांडे का जिक्र किया, क्योंकि उनके नाम को लेकर कहीं कोई चर्चा थी नहीं, लेकिन जब उनका नाम सामने आता हर कोई इस बात को लेकर भी हैरान था कि भाई शिवपाल यादव का नाम यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन माता प्रसाद पांडे को उन्होंने आगे कर कहीं ना कहीं जो सवर्ण जाति की राजनीति है उसको साधने का प्रयास किया। और अब जब ब्राह्मण कह सकते हैं कि राजनीति को लेकर एक अलग तरह की बहस चलती हुई दिखाई पड़ती है, जहां पर बीजेपी के विधायक सोची जो बीजेपी का कोर वोटर एक तरीके से माने जाते हैं उनका भी अगर पार्टी के अंदर कोई भला नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे ब्रजेश पाठक की 2-3 बार पीएम मोदी से मुलाकात होना और ये सब उस वक्त हो रहा है जब चुनाव को महज 1 साल बचा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ अखिलेश यादव ने तमाम चीजों को देखते हुए निशाना साधा कि भाई किसी को भी कोई दिक्कत है बीजेपी के अंदर जो ब्राह्मण चेहरा है, नेता है या विधायक है, हमारी पार्टी में उनके दरवाजे खुले हुए। शिवपाल यादव ने भी ये बात कही। तो आप देख सकते हैं किस तरह बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपने राजनीति को साधने के लिए अखिलेश यादव ने सवर्ण जाति का जो दाव चला है क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से उपचुनाव 2 अब होने वाले हैं तो यहाँ पर भी एक संभावना बन रही है कि अखिलेश यादव बड़े लेवल पे चुनाव में जा सकते हैं और दोनों सीटें जीतने का वो यहाँ पर प्रयास
प्रयास जरूर करें, क्योंकि अगर हम घोषित सीट की बात करें तो उनके विधायक यहाँ पर थे, हालांकि उनकी मौत हो जाती है और निधन हो जाता है। उसके बाद उनके बेटे का नाम अखिलेश यादव कंफर्म करते हुए नजर आते हैं, सुजीत सिंह का। लेकिन क्या अब जो फरीदपुर की सीट है बरेली की, क्या उसके ऊपर भी कोई चेहरा यहाँ पर अखिलेश यादव तय करते हुए नजर आएंगे? तो अभी तमाम सारे मसले हैं, लेकिन ओपी राजभर का जो बयान है, कहीं अखिलेश यादव उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कोई ऐसे चेहरे को ना आगे कर दे जिससे ओपी राजभर अपने बयान में फंसते हुए दिखाई पड़ बिल्कुल जाए। साफ है, लेकिन एक कहावत कही जाती है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। राजभर जितने गरज रहे हैं, अखिलेश यादव जितने गरज रहे हैं, ब्राह्मण नेता, मुस्लिम नेताओं को लेकर जो भी बयानबाजी हो रही है, दूसरी तरफ मायावती शांत हैं। तो क्या ये तूफान से पहले की शांति है? 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है। सर, इस पर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि मायावती ये सारे चीजें देख रही होंगी कि दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण जो भी ये जातिगत तरीके से राजनीति हो रही है, इस पर मायावती की क्या तैयारी है? देखिए, बिल्कुल मायावती के लिहाज से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उनको सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है कि किस तरह से उन्होंने दलित, सवर्ण और मुस्लिम और तमाम जो जातिगत समीकरण हो सकते हैं उनको साध कर 2007 में जिस तरह सरकार बनाई और कई बार मुख्यमंत्री रही। और ये भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत महिला नेताओं के रूप में वो आज भी गिनी जाती है। लेकिन वाकई में जिस तरह से अब 27 के जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए क्या मायावती कोई बड़ी तैयारी में लगी हुई है? 15 तारीख को उनका जन्मदिन बहुत बड़े लेवल पे बसपा के कार्यकर्ता मनाने वाले हैं। क्या उस कह सकते हैं कि समय कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है? क्योंकि एक तबका लगातार इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि भाई मायावती अगर किसी पार्टी के साथ जो जुड़ती हैं या गठबंधन में शामिल होती हैं तो वाकई में उनकी ताकत यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि मायावती एक मजबूत चेहरा जरूर है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर वो नेताओं के रूप में देखी जाती है। लेकिन हाँ, बीते समय में जिस तरह से उनका जनाधार कम हुआ है, वोट प्रतिशत लगातार घटा है, उसको मजबूत करने के लिए हो सकता है कि वो अब सपा कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि सपा की तरफ से उमा शंकर जो उनके सांसद हैं, कांग्रेस की तरफ से अविनाश पांडे जो उनके नेता हैं, उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर मायावती हमारे साथ आती हैं तो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको मजबूती के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि बसपा आती है तो सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इसलिए ज्यादा ताकतवर नजर आती है कि बीएसपी की वजह से बहुत सारी सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई पड़ जाती है। बिल्कुल साफ है, मायावती कह सकते हैं तूफान से पहले की शांति है। हो सकता है गठबंधन, नॉन गठबंधन को लेकर भी अपनी बातें रखें, और इन्हीं सब स्थितियों के बीच यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि फरीदपुर सीट से जिन नेता का निधन हुआ वो बीजेपी के ही विधायक थे, श्याम बिहारी जी, और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी घोषित सीट पर तैयारी कर रही है। कब होगा उपचुनाव कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के जब इलेक्शन हो तभी इन सीटों पर उपचुनाव करवा दिया जाए, जैसे कि हमने देखा था बिहार चुनाव के साथ कई राज्यों में जो उपचुनाव होने थे सीटों पर वो उपचुनाव हुए थे। तो अचानक से ऐसे कोई ऐलान तो फिलहाल नहीं लग रहा कि चुनाव आयोग करेगा उपचुनाव को लेकर, लेकिन इतना तय है कि उपचुनाव होगा। 2027 के चुनावी माहौल से पहले, शतरंज बिछाद बिछाई जा रही है उससे पहले सबके पत्ते थोड़े थोड़े खुलेंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। एक आसान विकल्प ये हो सकता है कि वो परिवारवाद की तरफ जाए, चाहे फरीदपुर सीट की बात करें या फिर हम घोषित की बात करें। लेकिन परिवारवाद को लेकर मायावती तो नहीं उतर सकती, क्योंकि उनका कोई भी कैंडिडेट विजयी नहीं था यहाँ से। तो ऐसी सिचुएशन में मायावती का अगला कदम क्या होगा और राजभर की ये बयानबाजी कहीं सपा को फायदा ना कर जाए, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।